नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है। गैल्वेनोमीटर में हम पढ़ चुके निलंबित कुंडली धारा मापी, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इस लेक्चर में हमें पढ़ना है बी, है ना, यानी अब पढ़ना है कीलकित कुंडली धारा मापी। ये कल आपको बता दिया गया था, या यूं कह दें कि जब मैं निलंबित कुंडली धारा मापी को पढ़ा चुका था तो मैंने आपको ये क्लियर बता दिया था कि वो धारा मापी सुग्राही है, सुविधाजनक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में उसकी दिक्कत है, रीअरेंज करने में उसको दिक्कत है, फिर लटकी हुई कुंडली दोलन करती हुई स्थिर अवस्था में थोड़ा समय लगाएगी, इसलिए सुग्राही तो बहुत है, सुविधाजनक नहीं है। अब ये दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं ये सुविधाजनक है। हो सकता है सुग्राहिता थोड़ी सी कम हो, लेकिन सुविधाजनक है। प्रयोगशाला में जो बच्चे यूज करते हैं ये वही धारा मापी है, ठीक है। इसमें बस अपने को बेसिक प्रिंसिपल तो वही निलंबित कुंडली धारा मापी का ही है, तो प्रिंसिपल अब आपको समझाना नहीं है, बस आपको ये समझाना है कि सुविधा के लिए आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हो, क्या क्या संशोधन कर रहे हैं। यानी कुंडली को चुंबक के बीच में कैसे ठहरा रहे हैं, किस तरह से प्रत्यानयन बल उत्पन्न करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें प्रिंसिपल वही रहेगा, आपको ये बताना है कि हमने सुविधाजनक बनाने के लिए क्या क्या किया। तो देखते हैं सब। सुविधाजनक बनाने के लिए पहला काम तो ये किया कि सारी व्यवस्था कील पर कर दी, है ना। थोड़ा सा स्ट्रेट बनना जरूरी है, इसका पूरा चित्र इसके स्ट्रेट बनने पे डिपेंड करता है ना। ये कील है सब, कीला किसे कह दें, पाइवेट। इसको ये ऊपर अपन ने डेप्थ में फंसा रखा है। अब अपन किसी भी तीखे एजेज को या तीखे सिरों को ऊपर और नीचे गहराई में फंसा दें और इन गहराइयों को फिक्स कर दें। ये सब कील से फिक्स कर दी। तो अब ये कील जो बीच वाली दिख रही है आपको, ये कहीं भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर भी स्क्रू लगा दे, नीचे भी स्क्रू है। इनको हिंदी में बोलते हैं, जिनमें अपन ने कील को फंसाया, चूल। वैसे ये पाइवट है ना। आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो गहराई ऐसे बोल सकते हैं। ये कील है यानी कीलक है ना। वहां पर फास्फर ब्रांच का तंतु था, यहां पर फास्फर ब्रांच के तंतु के बजाय ये व्यवस्था कर दी, ठीक है साहब। तो पहली सुविधा तो ये दे दी कि यहां पे सस्पेंडेड नहीं रखा गया, है ना। बाकी अब बाकी में देखो आप, बाकी व्यवस्था वही, ये वही विद्युत ये वही नर्म लोहे की पटलित बेलनाकार क्रोड, बस सेम, कोई अंतर नहीं है ना। इस पर सिंबॉलिकली वही विद्युत रुद्ध तांबे के तार की आयताकार कुंडली अपन सिंबॉलिकली दर्शा देते हैं ना, सिंबल दिखा देते हैं। ये सब, ये आयताकार कुंडली, ये बेलनाकार नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर लपेटती है ना। अभी नॉमेनक्लेचर कर दें। अब विपरीत दिशा में बलाघूर्ण के लिए क्या करोगे, यानी प्रत्यानयन बलाघूर्ण के लिए क्या करोगे। तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण के लिए सर्पिलाकार, ये सब इस आकार की स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया, ऊपर भी और नीचे भी। यहीं से कुंडली को सप्लाई जाएगी, यानी ये T1 और T2 सप्लाई पॉइंट है ना। यहां से आपको सप्लाई देनी है जो कुंडली में चली जाएगी। कुंडली अपन ने दिखाई रखी। तो देखो साहब,
अब सस्पेंडेड जैसी कोई चीज नहीं है, यानी लटकाई जैसी कोई चीज नहीं है। अब तो कीलकों के द्वारा या आपने जो बेलनाकार पर लिपटी हुई विद्युत रुद्ध तांबे की तार की कुंडलियों को, उनको कील के द्वारा चूल में फंसा के रख दिया। चूल में फंसा के रख दिया सा मतलब अब आप इस बीच के सेगमेंट को खींचोगे तो ऊपर भी फिक्स है, नीचे भी फिक्स है, बीच का सेगमेंट कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैग्नेट तो आपको पता है इससे कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र हमें डेवलप करना है, तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेट की पोजीशन तो वही है, यानी वही अवतलाकार आकृति का मैग्नेट है, वैसा का वैसा ही जैसा निलंबित कुंडली धारा मापी में था। इसको भी स्क्रू से फिक्स कर दिया। अब चुंबक भी कहीं नहीं जा रहा, बीच का फ्रेम भी कहीं नहीं जा रहा, ये नॉर्थ और ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड बता दे, मैग्नेटिक फील्ड वही। ये ध्यान रखना, मैंने ये जो कुंडली बताई है मैं लिख देता हूं, सब नामांकित कर देता हूं ना। ये विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडलियां है ना, वो आयताकार कुंडलियां हैं, वो अपन जानते ही हैं। ये वही बेलन है ना, नर्म लोहे का कुछ अलग बेलन है। ये सर्पिलाकार स्प्रिंग है ना, एक एक जगह तो लिख दूं कम से कम। कौन सा आकार की है? सर्पिलाकार की। ये सर्पिलाकार स्प्रिंग, ठीक है ना। फिर इसको भी क्यों लिखना छोड़े, है ना। नर्म लोहे की बेलनाकार पटलित क्रोट। पटलित का आगे बताया जाएगा कि पटलित का रखना क्यों जरूरी है। पटलित तो मैंने अभी आपको कल भी समझा दिया था कि पटलित को किसे कहते हैं। अब एक समस्या और बची, हम इसकी कुंडली का विक्षेप कैसे पढ़ें। जैसे निलंबित कुंडली धारा मापी में तो विक्षेप पढ़ने के लिए हमने फास्फर ब्रांच के तंतु पर ऊपर की तरफ वृत्ताकार समतल दर्पण चिपका रखा था, और वो वृत्ताकार समतल दर्पण के द्वारा सामने रखी लैंप स्केल व्यवस्था से हम कुंडली का घूर्णन ज्ञात करते थे। किससे? लैंप स्केल व्यवस्था से, क्योंकि प्रिंसिपल तो I इज प्रोपोर्शनल टू phi, कल भी यही था, आज भी यही है। तो कल एक व्यवस्था और थी जो हमें सामने की ओर रखनी पड़ती थी। अब आज ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा साहब? मैं कलर डिफरेंट डिफरेंट लेके दिखाऊंगा आपको ताकि आपको बात समझ। अब आज क्या है, एल्यूमिनियम का संकेतक है लाइट वेट, है ना। ये सब एल्यूमिनियम का संकेतक है ना, मुझे बनावट समझानी नहीं पड़ती क्योंकि मैं सब इसमें ही लिख देता हूं। एल्यूमिनियम का संकेतक, अब वो चलो एक बार उसको मिटा के लिख देता हूं, कोशिश करता हूं कम जगह में उसको लिख दूं मैं ना। एल्यूमिनियम का संकेतक, चलो सब है ना। अब ये एल्यूमिनियम का संकेतक किससे लग रहा है, पहले आप उसकी व्यवस्था को समझने की कोशिश करें, है ना। ये एल्यूमिनियम का संकेतक, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बेलनाकार देख रहे हैं, तो ये एल्यूमिनियम का संकेतक ऐसे लगा रखा है। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए, ये ऐसे लगा रखा। कुंडली घूमेगी, एल्यूमिनियम का संकेतक भी कुंडली के साथ साथ घूमेगा। तो ये मेरा हाथ तो बेलन मान लो आप, जो बीच में रेड कलर का दिखा रखा है, और ये जो पेन है ये एल्यूमिनियम का हल्का संकेतक है। जैसे कुंडली घूमेगी वैसे ही ये पेन भी घूमेगा। क्लियर साहब, है ना। अब ये रीडिंग का लेगा तो पैमाना यूं है, ये दूसरा हाथ है ना, ये पैमाने का काम कर रहा है। अब चित्र क्योंकि 2D चित्र है, 2D चित्र में अज्यूम करवाया जा सकता है, आपको कल्पना करवाई जा सकती है कि पैमाना कैसे। तो पैमाना इस तरह से रखा हुआ है पीछे की तरफ यूं, या आप ऐसे देखो,
पैमाना वृत्ताकार है, ये सब वृत्ताकार पैमाना, इस पे 0 1 2 3 यहां स्टॉप पिन लगी हुई है, सो इसके आगे नहीं जा पाएगी। 0 1 2 3 ये 3 के यहां स्टॉप पिन लगा दी। क्लियर? ये सब वृत्ताकार पैमाने पर डायरेक्ट आप रीडिंग पढ़ लेंगे, क्योंकि संकेतक इसी पर आपको रीडिंग पढ़ाएगा। इसका शून्य आपको दिख ही रहा है, मध्य में है, जो एक विशेष चीज है जो धारा की दिशा मापने में सहायक है। ये सभी जो परिवर्तन हैं, पहले परिवर्तन में समझा था। इस धारा मापी में कुंडली को लटकाने के बजाय कीलकों के द्वारा चूल में फंसाकर रखा गया है। ये चूल में फंसाकर है ना, ये आपको अब तो, क्योंकि आपने चित्र तो एक बार देख ही लिया, तो मैं ऐसे बॉक्स करके दिखा सकता। ये चूल में फंसा कर रखा गया है ताकि कील कहीं मिले। तो कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, चुंबकीय ध्रुव भी देखो स्थिर है, इनको भी स्क्रू कर रखा है। अवतलाकार ध्रुवखंडों के बीच कीलक की सहायता से चूल में फंसाकर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में ठहराई गई है, या चुंबकों के बीच ठहराई गई है। अगली बात तो साहब स्टेबिलिटी आ गई। अब कोई चीज वाइब्रेशन, कंपन आदि नहीं करेगी। अब सेकंड बात, प्रत्यानयन बलागुण के लिए क्या किया? प्रत्यानयन बलागुण के लिए बहुत शानदार काम किया। ऊपर और नीचे दोनों जगह सर्पिलाकार स्प्रिंग लगा दी गई, ताकि कुंडली अधिक समय तक दोलन कर ही नहीं सकती। दोलन करने के चांस खत्म कर दी, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ प्रत्यानयन बलागुण की व्यवस्था कर दी। तीसरा पूछेंगे, मान या कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए क्या किया? क्योंकि प्रिंसिपल तो आप भी जानते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू फाई है, तो विक्षेप पढ़ के धारा पढ़ी जाएगी। तो सब उसके लिए यह व्यवस्था दिखा दी आपको। संकेतक एल्यूमिनियम का यह वेल्ड कर दिया, जो वृत्ताकार पैमाने पर डायरेक्ट रीडिंग प्रदान करता है, पाठ्यांक प्रदान करता है। अब आपको सामने की तरफ कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है ना? तो अब सामने आमने का कोई चक्कर रहा ही नहीं, बिल्कुल सामने है ना। ये सभी जो संशोधन है या महत्वपूर्ण संशोधन है, ये संशोधन करने वाले साइंटिस्ट का नाम है वेस्टन, है ना। इसलिए कीलकित कुंडली धारा मापी को वेस्टन धारा मापी भी कहते हैं। तो इसका ये दूसरा नाम है, और इसकी खासियत इसका शून्य बीचों बीच होना है ना। इसका शून्य मध्य में होना इसकी खूबी है। ठीक है, ये सब कीलकित कुंडली धारा मापी समाप्त। ठीक, लेबोरेटरी में जो धारा मापी आप देखते हैं वो यही वाला है। इसी से वोल्ट मीटर बनाते हैं, इसी से अमीटर बनाते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब, आप जो भी जब भी आपने देखा होगा जनरली लेबोरेटरी में, वो यही वाला होता है ना। सुविधाजनक है, सुग्राह्यता बढ़े थोड़ी सी कम हो, क्योंकि देखो यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा, है ना, तो थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन सुविधाजनक है। क्लियर? ओवरऑल कल से या पिछले लेक्चर से इस लेक्चर तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि गैल्वेनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो बड़ा प्रिकॉशनरी बनाया गया है, और वो एक संवेदनशील उपकरण है ना। उसमें कॉइल्स हैं, तो एकदम ज्यादा धारा उसमें आप नहीं भेज सकते, है ना। उसके अंदर कॉइल्स लगा रखी, कॉइल लगा रखी, आपने अगर अधिक धारा भेज दी तो हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में पढ़ चुके, H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, थर्ड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। अचानक ज्यादा धारा चली जाए, धारा मापी के अंदर कॉइल जल सकती है, विद्युत रुद्ध तांबे के तार की। यह भी हो सकता है। इसके अलावा सिग्नल या जो संकेतक है वो एकदम स्टॉप पिन से टकरा सकता है। ये स्टॉप पिन लगा रखी है, इधर भी लगा रखी है और उधर भी। संकेतक लाइट वेट
होता है, स्टॉप पिन से टकराकर टूट भी सकता है। तो सब कहने का मतलब, जब भी आप इसको बरत रहे हो, इसका उपयोग कर रहे हो, तो ये ध्यान रख के करें कि ये संवेदनशील है। अब ये ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एक चीज समझाता हूं। छोटी सी चीज है शंट, है ना। ये ऐसे कोई टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आप इसकी प्रिकॉशन के लिए समझो, है ना। अचानक अधिक धारा या आवश्यकता से अधिक धारा बह जाने के कारण कुंडलियों के जलने व संकेतक के स्टॉप पिन से टकराकर टूटने का खतरा गैल्वेनोमीटर में बना रहता है। इन संभावित खतरों से धारा मापी को बचाने या सुरक्षित रखने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में, ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है ना, इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार या पत्ती जोड़ देते हैं। इस अल्प प्रतिरोध के तार या पत्ती को शंट कहते हैं। तो आपने गैल्वेनोमीटर की तरफ आने वाली धारा को बाईपास दे दिया। देखो मैं आप समझाता हूं, आपने गैल्वेनोमीटर को कैसे प्रोटेक्ट किया। ये धारा आई, अब इसके बाद ये समांतर क्रम आगे, यहां से धारा डिवाइड होगी। एक बार के लिए देखें, यह I1 और यह I2। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। जब विभवांतर समान होता है तो धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक होगी। शंट के परिचय में मैंने क्या कहा, अल्प प्रतिरोध का तार या पत्ती। तो स्वाभाविक है इसका प्रतिरोध अल्प है, तो I2 अधिक है किससे, I1 से। तो सब कोई अचानक अधिक धारा किसी स्थान पर प्रवाहित होने वाली है, हो जाती है, तो आप धारा मापी को शंट लगाकर रखें। शंट का मतलब अल्प प्रतिरोध का तार या पत्ती लगाकर रखें। अब अधिक धारा किसमें से गुजरेगी, आपने बाईपास दे दिया धारा को, बाईपास दे दिया तो ज्यादा ट्रैफिक किस पे आ गया, ज्यादा ट्रैफिक आ गया शंट पर, ज्यादा धारा आ गई शंट पर, और गैल्वेनोमीटर में प्रवेश करने वाली धारा अल्प रहेगी, गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो गया। तो अगर अपन समझें तो शंट धारा मापी को खतरों से बचाने का या धारा मापी में प्रवेश करने वाली धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके मान को क्या कर देता है, शंट अल्प कर देता है ना। तो ये शंट जब भी आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो एक प्रिकॉशन आपको लिखनी पड़ती है लेबोरेटरी के एग्जाम में। अगर गैल्वेनोमीटर है तो आप हमेशा लिख देना धारा मापी का उपयोग शंट सहित करना चाहिए। भले ही वहां नहीं करते हो, लेकिन वास्तविकता है कि धारा मापी का उपयोग करते समय पैरेलल एक अल्प प्रतिरोध का तार लगाना चाहिए ताकि धारा मापी सुरक्षित बना रहे। चलो अब आ जाइए, दो टॉपिक और छोटे छोटे रह गए, है ना। अब अगला टॉपिक आ जाते हैं अपन, अगला टॉपिक ले लेते हैं अमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही गैल्वेनोमीटर से बनाए जाते हैं। ये पहले से ही समझ लें आप, है ना। कैसे बनाएंगे, अब आप पहले 2-3 पैराग्राफ में बात कहते हैं इसको, है ना। एक पैराग्राफ लेते हैं, पहला वाला, वह युक्ति जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मापन मात्रक एम्पियर में करती है, अमीटर कहलाती है। और जो धारा का मापन मिली एम्पियर में करती है उसको मिली अमीटर कहते हैं, है ना। तो कुल मिला के अगर सीधा सीधा देखें तो अमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापने का काम करता है।
ये एक पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 2। क्योंकि अमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापने का काम करेगा, इसलिए यह जरूरी है कि परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, संपूर्ण है ना, संपूर्ण धारा अमीटर में से गुजरे। और यह तभी संभव है जब अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जावे। दोबारा सुन ले, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा तभी मापी जा सकती है जबकि संपूर्ण धारा अमीटर में से गुजरे। यही कारण है कि अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं, अमीटर समांतर क्रम में कभी भी नहीं लगाते हैं। यह सदैव श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, सॉरी, है ना। अब आ जाइए साहब अगला पैराग्राफ, क्लियर। अब इसे बनाते तो गैल्वेनोमीटर से हैं, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अमीटर धारा का मापन करता है तो संपूर्ण धारा अमीटर में से गुजरना जरूरी है, तभी धारा का मापन होगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर का तो प्रतिरोध होता है। गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को जी लिख दूं, कैपिटल जी लिख देता हूं। अब गैल्वेनोमीटर का तो प्रतिरोध होता है, जिसको मैंने लिख दिया आपके सामने, कैपिटल जी से लिख दिया, ठीक है साहब। गैल्वेनोमीटर के इस प्रतिरोध के कारण उसमें से गुजरने वाली धारा की प्रबलता में कमी हो जाएगी, और स्वाभाविक है धारा की प्रबलता में कमी होगी तो फिर धारा का मापन कैसे, है ना। आप क्या करें साहब, तो साहब गैल्वेनोमीटर से आप जिस चीज को बनाते हो वहां आपके एक चीज खुद गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम पड़ने लगी, वो है कि उसका खुद का प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ठीक ठाक होता है, न बहुत कम होता है न बहुत ज्यादा होता है ना। तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिरोध है तो वो खुद धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा, यानी धारा की प्रबलता में कमी करेगा। तो स्वाभाविक है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम कीजिए। आपको जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, विद्युत या यूं कहते हैं धारा विद्युत की में पढ़ाया गया था, तो वहां आपसे साफ कहा था समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में लगे सबसे कम प्रतिरोध वाले मान से भी कम होता है। तो सब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अल्प करने का यही तरीका है कि उसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध मतलब शंट जोड़ दें। शंट जोड़ते ही गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीटर में। तो सब इतनी रामायण को वापस में शॉर्ट में बोलता हूं, अभी तो समझा के बोला था मैं, है ना। अमीटर गैल्वेनोमीटर द्वारा तैयार किया जाता है, किंतु गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के कारण धारा की प्रबलता में कमी होती है। इससे गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को अल्प करने हेतु गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट जोड़कर अमीटर तैयार किया जाता है। और एक बात विशेष रूप से याद रखना, जो मैं इसी पैराग्राफ में बोल सकता हूं लेकिन अलग से बोल रहा हूं, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। हो तो नहीं सकता, लेकिन आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा तो धारा पूरी की पूरी इस युक्ति में से निकलेगी, ठीक है। तो अब अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट जोड़ना चाहिए। ये शंट जोड़ दिया। अब स्वाभाविक है ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, ये किस में रूपांतरित हो गया, ये अमीटर में रूपांतरित हो चुका है ना। ये जो अब चीज बनी इसको आपको क्या बोलना चाहिए, रूपांतरित
अमीटर, है ना साहब। ये मैंने वहां बोला कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट जोड़कर अमीटर तैयार किया, तो कर लिया। अब कैलकुलेशन छोटी सी, कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं है। देखो सर, है ना, ये धारा आई, क्लियर, यहां से बाइफर्गेशन होगा। अब ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर में आप आईजी धारा से ज्यादा नहीं भेज सकते। अब आप कहेंगे आईजी क्या होता है, तो आईजी है पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा। समझा देता हूं मैं साइड में। ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका 0 है, इधर भी 1 2 और 3 है, और इधर भी 1 2 और 3 है। ये इसकी सुई है साहब। अब इसका विक्षेप ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 3 तक। इसके बाद तो फिर हमने स्टॉप पिन लगा रखी इस जगह पर, तो है ना। अब ये सुई यहां से यहां चल जाए, इसके लिए जो धारा आप गैल्वेनोमीटर को देते हैं उसको कहते हैं आईजी। तो धारा आईजी गैल्वेनोमीटर के पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा है। आईजी से ज्यादा धारा तो गैल्वेनोमीटर में जा ही नहीं सकती। तो शेष धारा कितनी बची, आई माइनस आईजी। ये सब शंट को जाएगी, फिर वापस यहां से आई निकल ही जाएगी। अब यहां पर यह बात आती है कि हम तो भाई अलग अलग परास के मीटर बनाएंगे, जैसे 3 एम्पियर मापने वाला, आपकी आवश्यकता 5 एम्पियर मापने वाला भी हो सकता है, आपकी आवश्यकता 10 एम्पियर मापने वाला भी हो सकता है, क्योंकि आप तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो परास तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, अब मैं आपसे कहूं कि साहब मुझे तो 5 एम्पियर तक की धारा मापने वाला अमीटर बना के दो, तो आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपसे कहूं 3 एम्पियर धारा मापने तक का अमीटर बना के दो, तो आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी शंट प्रतिरोध की, क्योंकि अलग अलग परास के लिए शंट प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। ठीक है साहब। तो अब अपन शंट प्रतिरोध की, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अपन ने मान ही लिया कैपिटल जी। पूर्ण स्केल विक्षेप को मैंने समझा ही दिया, उसके लिए धारा आई जी, है ना। आई परास, अब आई परास का मतलब 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, वो आप जैसा सवाल बोलेगा वैसा ही करेंगे। तो साहब कैपिटल आई परास वाले अमीटर में धारा मापी को चेंज करने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध एस है। तो समांतर क्रम में सब, तो सब समांतर क्रम में, समांतर क्रम में देख लो, आपको एस कैलकुलेट करना है ना। तो सब समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, आई माइनस आई जी इंटू एस, और ऊपर गैल्वेनोमीटर आई जी मान ही रखा है आपने, आई जी इंटू जी, देख लो आप। इसलिए शंट प्रतिरोध एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ये लो साहब। अब आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको आई जी दिया जाएगा, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया जाएगा, और किस परास का अमीटर आपको बनाना है वो परास बताई जाएगी। ये सब दिए जाएंगे। फिर इन सब का यूज करके आप एस यानी शंट कैलकुलेट कर लेना, है ना, और शंट कैलकुलेट करके गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा देना। आपने अगर 5 एम्पियर परास के लिए बनाया है तो स्वाभाविक है यहां पर उतना प्रतिरोध जोड़ देना। ये 5 एम्पियर परास का आपने कैलकुलेशन 10 एम्पियर परास के लिए किए तो एस अलग अलग आएगा, उसके लिए जोड़ देना 10 एम्पियर परास। अगली बात
क्या शंट जोड़ने से गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कम हुआ? तो देख लेते हैं। तो सब अमीटर का प्रतिरोध है ना, अमीटर बन गया ना अब तो ये, तो अमीटर का प्रतिरोध देखा कम हुआ क्या, देखते हैं ना। प्रतिरोध, अमीटर के प्रतिरोध को 1/RA लिख दें। कौन कौन समांतर क्रम में? शंट और गैल्वेनोमीटर, ये दोनों समांतर क्रम में है। तो 1/RA इज इक्वल टू GS G+S, है ना, यानी RA इज इक्वल टू S/G+S इंटू G। अब आप खुद देख लें, RA मच लेस देन G। भाई ये जो ऐसे नहीं कह रहा हवा में, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। ये जो फैक्टर है ये 1 से बहुत कम है, क्योंकि S में किसका भाग दे रहा हो? G+S, तो ये लेस देन 1 है, और ये लेस देन 1 है, तो स्वाभाविक अमीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से कम हो गया। तो इसीलिए हम समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं? शंट। ये हो गया साहब आपका अमीटर कंप्लीट, है ना।